गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। बाला, सुधीर, रिंकू, चंदन, चेतन, सुधीर, प्रियांश, राहुल, पवन, श्याम, विकास, धीरज, आलोक, श्याम, गौरी, दीपिका, सुजीता, राहुल, सुखविंदर, आरिफ, आरिश, पवन, गौरव, श्याम, सुजीत, नीतू, आकांक्षा, मोहित, शिवम, पारुल, पुष्पेंद्र, कृष्णा, आशुतोष, गौरव, दीपांकर, सुधीर, नीतू, प्रकाश, पलक, मोहम्मद, रंजन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। और होली कैसी रही आप लोगों की? बढ़िया। होली होली क्यों भाई? होली होली के नहीं? हाँ। तो ये जो होली की छुट्टियां थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि जिन बच्चों ने बैकअप नहीं लिया है अभी तक, सबसे पहले तो वो बैकअप ले लें। जो प्रीवियस क्लासेस आप लोगों की छूट गई हैं उन क्लासेस का आपको बैकअप लेना था। और जो बच्चे बैकअप ऑलरेडी ले चुके थे उनको रिवीजन करना था। और जो रिवीजन भी कर चुके थे उनको प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन होली की छुट्टियों पे आपने सिर्फ मस्ती की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। नो पढ़ाई, नो लिखाई है। सिर्फ और सिर्फ मस्ती आपकी चली है जम के। चलिए, कोई बात नहीं। तो मस्ती करना भी जरूरी है, हर समय में हर काम करने जरूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते शायद हमें 3 या 4 दिन हो गए, है ना। और पिछले कुछ दिनों में हमने डाइस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। तो ये बताओ, जब डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कितने टाइप का आता है? सर टोटल क्वेश्चन 5 केसेस बनते हैं, है ना। या तो वन फिगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, या फिर मोर देन टू फिगर, ओपन डाइस, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, जब टू फिगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसके अंदर भी 3 केस है, नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब हम क्लोज डाइस को सॉल्व करते हैं तो क्लोज डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। और इन्हीं तीनों ट्रिक से हम डाइस का कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। अच्छा, ओपन डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर ओपन डाइस को सॉल्व करने की 2 ट्रिक है। पहली, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। और दूसरा, ओपन डाइस को हम सॉल्व करते हैं जी मेथड से। किस मेथड से सॉल्व करते हैं? जी मेथड से, है ना। ये 2 ट्रिक है। चलिए, अच्छा, ओपन डाइस में मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के भी 2 मेथड बताए। पहला मेथड क्या था बेटा? पहला मेथड ये था, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 2 विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है या एक साथ छिप गई है। पहला मेथड था ऑप्शन एलिमिनेट करने का, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें 2 विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही है, एक साथ छिप गई है। दूसरा मेथड क्या था ऑप्शन एलिमिनेशन का? रोटेशन मेथड। और लास्ट क्लास में हमने रोटेशन मेथड ही सीखा था। चलिए नजर डाल लेते हैं कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, सब कुछ। हमने ओपन फिगर को भी सॉल्व करना सीख लिया, और हर टाइप की ओपन फिगर हमने सॉल्व करनी सीख ली। ये था बेटा रोटेशन मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, रोटेशन मेथड। और टोटल हमने 42 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 42 क्वेश्चन कर लिए हमने अभी तक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और मैंने आपसे कहा था अभी ओपन डाइस खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें डाइस को ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो हम डाइस को ही कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई तो हम टोटल 42 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 43। ये है क्वेश्चन नंबर 43। फटाफट से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, ये 4 फिगर यहां पे बनी हुई है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब इन चारों विकल्प में से एक विकल्प हमारा सही है। कौन सा विकल्प सही है ये बताओ। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो आप इस ओपन फिगर को सॉल्व करो। अच्छा, जब आप इस ओपन फिगर को सॉल्व करोगे तो ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये दोनों ब्लैंक सरफेस भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों ब्लैंक सरफेस भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो लेटर ए बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर ये जो लेटर ए बचा ये लेटर बी के अपोजिट होगा और जो बी लेटर है वो ए के अपोजिट होगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अच्छा, एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डाइस में जो दो अपोजिट सरफेस होती है वो ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। पता है ना आपको? तो ए और बी ये दोनों लेटर बेटा कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। ए और बी ये दोनों लेटर कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। और ए और बी ये दोनों लेटर कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ छिप नहीं सकती हैं। अगर ए और बी दोनों लेटर छिप गए इसका मतलब दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि दो अपोजिट एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाँ जी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ओनली सी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ओनली सी, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं, ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। बताओ इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो ये तो फिगर बनेगा ही ना, ये तो फिगर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी उस फिगर में। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे फटाफट से, जल्दी से। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इस फिगर को सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? ये जो लेटर एम है ये किसके अपोजिट है? सर लेटर एम ये ब्लैंक सरफेस के अपोजिट है। भाई लेटर एम किसके अपोजिट होगा? लेटर एम इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट होगा, है ना। और ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। सर ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर बिल्कुल होंगी। और ये जो लेटर एन है ये किसके अपोजिट है? सर जो लेटर एन है वो ओ के अपोजिट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 43 ही है। क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पूछो कैसे? क्योंकि एन एंड ओ ये दो अपोजिट सरफेस है बेटा, और ये दो विपरीत सतह है। ये दो विपरीत सतह है ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, ये दो विपरीत सतह है ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। एन और ओ ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते, इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दो। क्योंकि एन और ओ में से किसी एक सरफेस का देखना जरूरी है, एन और ओ में से किसी एक सरफेस का देखना जरूरी है। ऑप्शन बी ओनली 4, है ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने इस बेसिस पे ऑप्शंस क्यों नहीं एलिमिनेट किए? बेटा आप एम और ब्लैंक सरफेस के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैंक सरफेस है वो ये भी है और ये भी है, मोर देन वन ब्लैंक सरफेस है ना। तो वहां पे डेफिनेट नहीं कर पाओगे आप।
तो जब हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो डेफिनेट आंसर से करते हैं, और यहाँ पे डेफिनेट जो आंसर था वो ये था। तो जो ऑप्शन से एलिमिनेट होंगे बेटा एन और ओ से ही होंगे। एन और ओ ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। अगर एन और ओ दोनों एक साथ छिप गए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताओ टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और दो अपोजिट सरफेस टच तो कर नहीं सकती, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहां पे एम छिप सकता है क्योंकि ब्लैंक सरफेस हमें दिखाई दे रही है, तो एम तो छिप सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब बेटा आप इस फिगर को ध्यान से देखो, और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, क्वेश्चन नंबर 45, 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगा, 100% देगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, एक नई फिगर है आपके लिए, ये एक नई फिगर है आपके लिए। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली एक डाइस की शेप बनेगी बेटा, एक क्यूब की शेप बनेगी। और हम जानते हैं कि जब ये पेपर फोल्ड होता है तो ये पेपर फोल्ड बेटा आगे की तरफ नहीं होता, पीछे की तरफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा फिगर, यही फिगर है ना, यही फिगर है ना। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये एक डाइस की शेप लेगा। देखो फिगर फोल्ड होगा पीछे की साइड, है ना, पीछे की साइड, तो ये डाइस की शेप लेगा लाइक दिस। अब जब ये डाइस की शेप लेगा बेटा, तो इसमें अपोजिट नंबर्स के बारे में पता करो पहले। तो ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा? सी। ए और सी एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है ना। ये जो लेटर डी है ये किसके अपोजिट होगा? ई के। डी और ई एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, तो बेटा ए अपोजिट होगा सी के, सी अपोजिट होगा ए के। ए और सी और डी और ई एक दूसरे की अल्टरनेट होंगे। और 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 ये जो लेटर बी है बेटा, ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर लेटर बी के अपोजिट होगा जब ये 1 2 3 4 आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1 2 3 4 को जोड़कर जो भी सरफेस होगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं। ठीक है, हाँ जी बताओ। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है सर? डी और ई दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख नहीं सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है सर? बी और नंबर्स कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ए और सी दो अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जिसमें दो अपोजिट सरफेस हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 भी यही क्वेश्चन है लगभग लगभग। क्वेश्चन नंबर 46 भी यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क होगा। लेटर ए के अपोजिट क्या है? सी। ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है। लेटर डी के अपोजिट क्या है? ई। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है जी। अब ये जो लेटर बी है इसके अपोजिट क्या होगा? सर बी के अपोजिट होगा ये चारों ट्राइंगल मिला के जो सरफेस बनेगी, ये चारों ट्राइंगल मिला के जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट होगी। लेटर बी के अपोजिट चारों ट्राइंगल को मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो लेटर बी के अपोजिट है। अब आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। ठीक है, क्या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही। क्या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं? यस सर। क्या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही। क्या कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही। तो अब यहां पर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि अपोजिट सरफेस के बेसिस पे हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस को हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। ना तो हम ए को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ना सी को, ना डी को। अब इन तीनों में से कौन सा विकल्प सही होगा कैसे पता चलेगा? तो बाबू अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुनना। मैंने आपको रोटेशन मेथड कराया था, है ना, लेकिन यहाँ पे नंबर्स की रोटेशन हमें चेक करनी है। कैसे? आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। आप ये बताओ आपको 1 2 3 4 किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सर अगर मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की डायरेक्शन चेक कर रहा हूं तो 1 2 3 4 की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, घड़ी की दिशा में। घड़ी मेरी ऐसी घूमती है, तो 1 2 3 4 की डायरेक्शन मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, घड़ी की दिशा में। लेकिन जैसे ये फिगर मैंने फोल्ड किया
और फिगर फोल्ड करके जैसे ही मैं 1 2 3 4 आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जरा अब देखना, अब आपको 1 2 3 4 की डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रही है? सर अब हमें 1 2 3 4 की डायरेक्शन घड़ी की दिशा में दिखाई नहीं दे रही। अब 1 2 3 4 की डायरेक्शन पलट चुकी है, आप देख सकते हैं। अब 1 2 3 4 आपको घड़ी की दिशा में दिखाई नहीं देगा। अब 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक वाइज दिखाई देगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 आपको एंटी क्लॉक दिखाई देगा, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में। चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, आपको 1 2 3 4 एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि लास्ट क्लास में जो हमने डायरेक्शन सीखी थी बेटा, वो अंदर वाली डायरेक्शन थी। जैसे बेटा डीबीसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डाइस के अंदर डीबीसी हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेंगे, है ना। ये तो एंटी क्लॉक ही रहेंगे क्योंकि ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, तो ये भी एंटी क्लॉक, ठीक है। लेकिन ये जो 1 2 3 4 की डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन पलट जाती है। जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉक, तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी बॉक्स के अंदर जाने पर, वो एंटी क्लॉक दिखेगी। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ फोल्ड हो गया पेपर। तो यहां पर सेम डायरेक्शन नहीं रहती है, डायरेक्शन हमारी पलट जाती है। लेकिन इससे फर्क ये नहीं पड़ेगा कि 1 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है। देखो 1 कहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखना, 1 को रखने के बाद 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, है ना। 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 एंटी क्लॉक और 1 2 3 4 एंटी क्लॉक। बस इतना याद रखो कि 1 2 3 4 हमें एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। तो अब आप देखो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक इसमें है? सर इसमें नहीं है। क्या 1 2 3 4 एंटी क्लॉक इसमें है? इसमें तो क्लॉकवाइज है। क्या 1 2 3 4 एंटी क्लॉक इसमें है? ऑप्शन डी में। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा एक चीज और है बेटा, ये जो 3 है ना, इसके साथ ई है, तो बेटा 3 के साथ हमेशा ई रहेगा, हमेशा ई रहेगा। जैसे ये जो 4 है, इसके साथ ए है, 4 के साथ ए है, तो 4 हमेशा ए के साथ रहेगा, 4 हमेशा ए के साथ रहेगा। ये चीज भी चेक कर लेना यहाँ पे। तो इस फिगर में हमने एक नई चीज सीखी कि जो ओपन फिगर में नंबर्स की रोटेशन है, ये ट्राइंगल वाली, जब ये ट्राइंगल चारों आपस में जुड़ जाते हैं, तो जुड़कर ये जो ओपन फिगर में रोटेशन दिखाई दे रही है, जैसे ही त्रिभुजों को आपस में जोड़ोगे, ये रोटेशन पलट जाएगी। ये रोटेशन आगे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीछे से पूरा पेपर ब्लैंक है। ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे नहीं है। इसीलिए पेपर पीछे ही फोल्ड करना पड़ता है। आगे की तरफ फोल्ड करोगे तो फिर बेटा डबल डबल आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, लेटर डी के अपोजिट क्या होगा? सर लेटर डी के अपोजिट होगा लेटर ई, अल्टरनेट मेथड से। लेटर ए के अपोजिट क्या होगा? सर लेटर ए के अपोजिट होगा लेटर सी। भाई डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। हाँ जी। और ये जो बी है, बी, ये किसके अपोजिट होगा? बी। सर ये जो लेटर बी है ना, ये पता है किसके अपोजिट होगा? सर लेटर बी अपोजिट होगा जब इन चारों बॉक्सेस को आप आपस में जोड़कर एक सरफेस बनाओगे। और जब आप चारों बॉक्सेस को आपस में जोड़ के सरफेस बनाओगे तो वो ये वाली सरफेस बनेगी। जब आप ये चारों छोटे छोटे बॉक्स आपस में जोड़ दोगे तो ये वाली सरफेस बनेगी, जो किसके अपोजिट है? जो लेटर बी के अपोजिट है। अब नंबर्स की रोटेशन देख लो बेटा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है, तो ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखना चाहिए बॉक्स के अंदर। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक। लेकिन 1 कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते, है ना। ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकती। बताओ दिख सकती हैं? नहीं। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते।
ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन सी में सर ये दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स की रोटेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें रोटेशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो गया। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब रोटेशन को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोटेशन को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, बिना रोटेशन चेक किए ही हमने इस क्वेश्चन को बना डाला। अब सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 48 को। ठीक है बेटा, जितनी भी रीजनिंग अभी तक हमने पढ़ी है वो विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ी है और हम पढ़ते भी हैं। अधिकतर रीजनिंग हम विदाउट पेन एंड पेपर ही करते हैं एग्जाम में। कुछ ही क्वेश्चंस है जिनके लिए हमें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है, वरना हमें कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा? सर लेटर ए सी के अपोजिट होगा और सी ए के अपोजिट होगा। लेटर डी किसके अपोजिट होगा? सर डी अपोजिट होगा ई के और ई अपोजिट होगा डी के। अब ये जो लेटर बी बचा ये किसके अपोजिट होगा? सर ये जो लेटर बी है ना, इन चारों सरफेस चारों बॉक्सेस को जब आप मिला दोगे तो एक कंप्लीट सरफेस बनेगी। अच्छा 1 2 3 4 क्लॉक है तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉक दिखेगा। अब आप बेटा दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये त्रिभुज तो बेटा बनने नहीं वाले, ये त्रिभुज तो बनने नहीं वाले, ये दो ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना? ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब 1 2 3 4, यहां पर जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 है वो क्लॉकवाइज है, जबकि डायरेक्शन हमारी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंटी क्लॉक होनी चाहिए। तो जो एंटी क्लॉक है वो ऑप्शन बी में है। कुछ बच्चे ऑप्शन ए और सी भी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये चार छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये चार छोटे छोटे त्रिभुज नहीं है। हमारी ये वाला फिगर तो बन ही नहीं सकता ना, ये वाली शेप तो बन ही नहीं सकती, ये वाली शेप नहीं बन सकती है। जो शेप बनेगी हमारी वो ये वाली बनेगी, ये वाली। ठीक है बाबू, ये वाली शेप नहीं बन सकती है। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। और क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है? हाँ जी, बनाओ।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा। ये जो लेटर बी है ये किसके अपोजिट होगा? सर, चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी उसके अपोजिट होगा लेटर बी, चारों ट्राइंगल मिलाकर। अच्छा, चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी ना बाबू, वो इस तरह से बनेगी। चारों ट्राइंगल मिलाकर जो सरफेस बनेगी वो ऐसे बनेगी। दो अपोजिट के ब्लैक होंगे, दो अपोजिट के भरे होंगे। ठीक है, दो अपोजिट के ब्लैंक होंगे, दो अपोजिट के भरे होंगे। ये वाली सरफेस तो बनेगी नहीं, है ना। और ये दोनों अपोजिट सरफेस है, ये दोनों अपोजिट सरफेस बेटा एक साथ छिप नहीं सकते। ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते। ऑप्शन डी में ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप गए हैं। ऑप्शन डी में ये दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ छिप गए हैं, जबकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप नहीं सकते, है ना। तो इन दोनों में से किसी एक का देखना जरूरी है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन सी, बी और सी दोनों ही फिगर सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बी और सी दोनों ही फिगर सही है। और ये लगी बेटा हमारी हाफ सेंचुरी। ये है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये लगी हमारी इस चैप्टर में हाफ सेंचुरी। ये है क्वेश्चन नंबर 50 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के जो विकल्प है वो ये नहीं है, इसके विकल्प कुछ और हैं। पहला विकल्प ये है इस क्वेश्चन का, ओनली ओनली ए एंड बी। पहला विकल्प ये है ओनली ए एंड बी। दूसरा विकल्प है ओनली ए एंड सी। तीसरा विकल्प है इस क्वेश्चन का ओनली ओनली बी एंड डी। और चौथा जो विकल्प है इस क्वेश्चन का वो है ओनली सी एंड डी। ओनली सी एंड डी, ये चार विकल्प हैं, है ना। अब आप सोच कर बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात और है, पता है क्या? इनमें से ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन, है ना, जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व हो जाए। एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें दो अपोजिट सरफेस या तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं। कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है जिसमें या तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रहे हैं या एक साथ छिप गए हैं। बेटा हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां पर हम रोटेशन मेथड यूज करेंगे, है ना। यहां पर हम रोटेशन मेथड यूज करेंगे।
हाँ जी, अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, है ना, बेहद ध्यान से देखना और बेहद ध्यान से समझने और सुनने की कोशिश करना, ठीक है। सर इस क्वेश्चन को अगर मैं अपोजिट सरफेस के बेसिस पे सॉल्व करूं तो अपोजिट सरफेस के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे रही है ना एक साथ छिप रही है। तो इस क्वेश्चन को हम रोटेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ये दोनों सरफेस एक साथ दिखाई देंगी हमें, ये दोनों सरफेस हमें एक साथ दिखाई देंगी, समझ रहे हो। जब हम इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे तो ये दोनों सरफेस हमें एक साथ दिखाई देंगी, जैसे रेक्टेंगल और माइनस। और इसके जो अपोजिट जाएगी बेटा सरफेस, इसके अपोजिट जाएंगी, इन दोनों को कंबाइंड करने पर एक सरफेस बनेगी, यानी कि एरो और त्रिभुज। तो ये वाली जो सरफेस है इस वाली सरफेस के अपोजिट होगी, ठीक है। अब हम रोटेशन चेक करेंगे बेटा। तो रोटेशन चेक करो, यहां पर क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक। अगर मैं क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक चलता हूं तो बेटा क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एरो और ट्राइंगल आना चाहिए। तो बेटा क्रॉस से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक एरो और ट्राइंगल ही है, इसका मतलब पहली फिगर हमारी एकदम परफेक्ट है। जब हम एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो एरो और ट्राइंगल ही है, इसका मतलब पहली फिगर हमारी एकदम परफेक्ट है। अच्छा डॉट से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज, बेटा डॉट से सर्कल, सर्कल से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, अगर मैं डॉट से सर्कल और सर्कल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं तो बेटा आना चाहिए एरो और ट्राइंगल। तो बेटा ये एरो और ट्राइंगल ही है, यानी कि दूसरी फिगर भी सही है, दूसरी फिगर भी सही है। अच्छा डॉट से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक चलो बेटा, अगर मैं डॉट से सर्कल, सर्कल से एंटी क्लॉक चलता हूं तो एंटी क्लॉक चलने पर बेटा माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, माइनस और स्क्वायर, जबकि यहाँ पे है एरो और ट्राइंगल, जबकि यहाँ पे माइनस और स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। बेटा क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज, अगर मैं क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आना चाहिए माइनस और स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस से सर्कल, सर्कल से क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो माइनस और स्क्वायर आना चाहिए, एरो और ट्राइंगल नहीं आ सकते। तो यहां पर पहली दो फिगर बनाई जा सकती हैं, बाकी की दो फिगर नहीं बनाई जा सकती। किस बेसिस पे? रोटेशन मेथड पे, है ना। और ये रोटेशन मेथड हम लास्ट क्लास में ही सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें अपोजिट सरफेसेस के बेसिस पे एलिमिनेशन नहीं होता, और इस क्वेश्चन में रोटेशन मेथड हमें लगाना पड़ता है। आपसे पढ़ने के बाद एक यूनिक कॉन्फिडेंस आता है सर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जी हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस, सारे है ना, सारे डाउट्स दूर कर देते हैं क्लास में ही, और हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करो। और जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट है ना, ओपन फिगर के क्वेश्चन में अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है, तो वो बच्चा अपने घर पे एक पेपर लेगा, उसको इस तरह से कट करेगा प्रिंटिंग करके, और फिर फोल्ड करके डाइस बनाएगा, चेक करेगा क्या हम सही है कि नहीं है ना। जैसे मैंने ये वाला पेपर बनाया था ना, इसी तरीके से आप हर उस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर पे करके देखना जहां आपको लग रहा है कि सर ने गलत बता दिया, ठीक है। हाँ जी, आप हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है, और बताओ। पहला ऑप्शन है ओनली बी एंड सी, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी एंड ए, तीसरा ऑप्शन है ओनली ए बी एंड सी, है ना, और चौथा ऑप्शन है ऑल, ओनली ए एंड बी। बताओ कौन सा विकल्प यहां पे सही है? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा विकल्प सही है? सर जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो जब ये चारों ट्राइंगल आपस में जुड़ेंगे
तो जब ये चारों ट्राइंगल आपस में जुड़ेंगे तो सरफेस कुछ ये वाली बनेगी। चारों ट्राइंगल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये वाली सरफेस बनेगी, ठीक है ना। चारों ट्राइंगल जब आपस में जुड़ेंगे तो ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे, है ना। ये दो अलग अलग बेटा फिगर नहीं बनने वाले, दो अलग अलग फिगर नहीं बनने वाले, और पूरा का पूरा ब्लैक भी नहीं होने वाला, पूरा का पूरा ब्लैक भी नहीं होने वाला, पूरा का पूरा ब्लैक भी नहीं होने वाला। लेकिन बेटा तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं, ये तीनों ब्लैंक हैं जो कि एक साथ दिखाई दे सकते हैं, और ये वाली फिगर भी बनाई जा सकती है। तो बी और सी में हमें कोई भी खराबी नहीं लग रही, है ना तो बी में ना सी में। लेकिन पहली फिगर कभी नहीं बन सकती, चौथी फिगर कभी नहीं बन सकती, ठीक है। तो बी और सी बन सकती हैं, पहली चौथी कभी बन नहीं सकती, पहली चौथी कभी बन नहीं सकती। तो हमारे बाकी के तीन ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी इमेजिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा सा इमेजिनेशन हमें करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप लोग खुद बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑल। सी कैसे बनेगा, सी क्यों नहीं बनेगा बेटा, तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती है ना। देखो ये तीनों ब्लैंक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों ही ब्लैंक एक साथ दिख सकती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप देख सकते हो ये जो 1 2 3 है ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी बनाया जा सकता है, ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकती हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इमेजिनेशन। हाँ जी बेटा, ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा। आप जानते हैं कि ये जो फिगर है, ये जो सारी सरफेसेस हैं ये पीछे की तरफ फोल्ड होंगी, पीछे की तरफ। अच्छा, जब ये फिगर पीछे की तरफ फोल्ड होगा तो ये दोनों फिगर एक दूसरे से टच हो जाएंगी लाइक दिस, ये दोनों फिगर एक दूसरे से टच हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जैसे कि ये यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है ना, यही है। तो जब आप इस फिगर को और इस फिगर को फोल्ड करोगे पीछे की तरफ, तो देखो आप किस तरह से ये एक दूसरे से टच करेंगे लाइक दिस, ये ऐसे टच करेंगे एक दूसरे से इस प्रकार, जैसे कि आप चौथी फिगर में देख पा रहे हो। जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ फोल्ड करोगे तो ये इस ऐसे एक दूसरे से टच करेंगे, जैसे कि आप चौथी फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चौथी फिगर हमें दिखाई देगी, और बेटा तीनों ब्लैंक भी हमें एक साथ दिख सकते हैं। जैसे कि देखो अभी आपको तीनों ब्लैंक एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, तो तीनों ब्लैंक भी एक साथ दिख सकते हैं। और जब ये फिगर फोल्ड होगा पीछे की तरफ तो ये दोनों खाली सरफेस एक दूसरे को टच करेंगे दोनों। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी इमेजिनेशन हमें करनी थी कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएंगे पीछे जाते ही, तो पहले के साथ साथ चौथी फिगर भी हमारी सही होगी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा, ये आप लोगों के लिए कंप्लीट होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 53 ये कंप्लीट होमवर्क है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन मेथड काम आएगा और वो भी ये लाइंस काम आएंगी। बस मैं आपको ये बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, है ना। चौथा फिगर गलत है, और वो इसीलिए गलत है क्योंकि जो चौथा फिगर बना हुआ है वो देखो कुछ ऐसे दिखाई देगा।
हमें 1-2 से एंटी क्लॉक चलना है। तो जब मैं 1-2 से एंटी क्लॉक चलूंगा, तो बेटा ये फिगर फोल्ड होकर ऊपर जाएगी। लेकिन ये फिगर जब फोल्ड होकर ऊपर जाएगी ना, तो पता है कैसे जाएगी? ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस। ये फिगर एंटी क्लॉक रोटेट होकर ऊपर जाएगी लाइक दिस। तो 1-2 से जब एंटी क्लॉक चलोगे ना आप, 1-2 से एंटी क्लॉक चलोगे, तो बेटा आधा खाली आना चाहिए पहले, फिर बाद में भरा आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप, होमवर्क है ये आप लोगों का, आप अपने घर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, तब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है? हाँ जी बेटा, पेपर हमेशा पीछे ही फोल्ड होता है ना, प्रिंटिंग वाला। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो इमेजिनेशन से ही सॉल्व हुए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन है स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करो बेटा। वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन डाइस का नहीं है। ये एक ऐसे प्रिज्म का क्वेश्चन है जिसमें टोटल 8 सरफेस है। मतलब 6 सरफेस तो सर्कल में है, 6 सरफेस तो सर्कल में है, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 8 सरफेस है ना? अच्छा ये बताओ, ये ब्लू कलर है, ये भी ब्लू कलर है, और ये जो ब्लू कलर है इसके एडजेसेंट अगर हम देखें लेफ्ट राइट में 2 सरफेस है, एक लेफ्ट में और एक राइट में है ना? एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। अब आप ये बताओ, ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर, इससे कौन सी सरफेस जुड़ी हुई है? सर ग्रीन कलर जुड़ी हुई है। और ये जो ब्लू कलर है, इससे कौन सी सरफेस जुड़ी हुई है? येलो कलर। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका आंसर देना कि ये जो ब्लू कलर के राइट हैंड साइड में ये वाली जो सरफेस है, ये जो ब्लू के राइट में ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस पे कौन सा कलर है? सर ब्लू से येलो सरफेस भी टच हो रही है, और सर ब्लू से ग्रीन सरफेस भी टच हो रही है। अगर ब्लू से ग्रीन सरफेस टच हो रही है तो 100% ये ग्रीन सरफेस है। भाई अगर ब्लू से ग्रीन सरफेस टच हो रही है तो 100% यही ग्रीन सरफेस है। यही क्या है? ग्रीन सरफेस। ठीक है? क्योंकि ब्लू के साथ येलो और ग्रीन दोनों है। ब्लू के साथ ये तो येलो है, और ये कौन सी सरफेस होगी? ग्रीन, क्योंकि ब्लू से ग्रीन सरफेस टच हो रही है। अच्छा ग्रीन किससे टच हो रहा है? वॉलेट से। तो ये वाली सरफेस कौन सी है? वॉलेट। ये वाली सरफेस कौन सी है? वॉलेट, है ना? अच्छा सरफेस बच कौन सी गई? रेड। तो ये वाली रेड सरफेस है। तो हमसे क्या पूछा है? रेड सरफेस के एडजेसेंट सरफेस कौन सी है? तो वॉयलेट एंड ऑरेंज। रेड के एडजेसेंट सरफेस कौन सी है? देखो वॉयलेट भी रेड के एडजेसेंट है, ऑरेंज भी रेड के एडजेसेंट है। वॉयलेट एंड ऑरेंज, वॉयलेट एंड ऑरेंज।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 55, बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगेगा, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। Figure second and third are sufficient to determine which face is opposite to face denoted by 6। ये बताओ क्या सेकंड थर्ड, ये सेकंड थर्ड जो थर्ड फिगर है, क्या ये सफिशियंट है बताने के लिए, सेकंड और थर्ड फिगर जो है क्या वो सफिशियंट है ये बताने के लिए कि विच फेस अपोजिट टू 6, विच फेस अपोजिट टू 6। क्या सेकंड थर्ड से हम बता सकते हैं 6 के अपोजिट क्या है? सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड में वन कॉमन ट्रिक लगेगी, और जब वन कॉमन ट्रिक लगेगी तो हम बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या है। अच्छा, फिगर सेकंड एंड थर्ड आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन विच फेस इज अपोजिट टू 4। सर सेकंड थर्ड बता सकते हैं, 4 के अपोजिट क्या है? बिल्कुल बता सकते हैं, सेकंड और थर्ड 4 के अपोजिट क्या है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में वन कॉमन ट्रिक है, और वन कॉमन ट्रिक तो सारे आंसर देती है। अच्छा, इन ऑर्डर टू फाइंड विच फेस इज अपोजिट टू 3 फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ आर सफिशिएंट। क्या पहली और चौथी फिगर सफिशिएंट है ये बताने के लिए, क्या पहली और चौथी फिगर सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि व्हाट इज अपोजिट टू 3, है ना, व्हाट इज अपोजिट टू 3। सर 6 टू 6 टू 2 कॉमन ट्रिक लग गई, तो जब 2 कॉमन ट्रिक लग गई तो हमें पता चल गया 3 के अपोजिट 4 है। जी हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट एंड फोर्थ भी सफिशियंट है ये बताने के लिए कि 3 के अपोजिट 4 है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य है, यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, 100% ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 56, ये था 55, अब आ जाओ 56 पे। पढ़ो इस क्वेश्चन को। यूजुअल डाइस, बेटा यूजुअल डाइस को स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसी को हम बोलते हैं मानक पासा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मानक पासा, ठीक है, मानक पासा बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, बेटा 4 मानक पासे जमीन पर फेंके गए, पहला पासा फेंका गया,
दूसरा पासा फेंका गया जमीन पर, है ना, तीसरा पासा फेंका गया और चौथा पासा फेंका गया। 4 पासे जमीन पर फेंके गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत बढ़िया। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्या 13 है। बेटा इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पे कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतह पे है 4, 3, 1, 5। तो हमसे क्या पूछा है पता है कि इनकी निचली सतह पर संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, मानक पासा वो पासा जिसमें हर दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। तो बेटा 4 ऊपर है तो नीचे क्या होगा 3, 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा 4, 1 ऊपर है तो नीचे क्या होगा 6, 5 ऊपर है तो नीचे क्या होगा 2। तो मानक पासा में हर दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो आप ये सारे नंबर आपस में ऐड कर दो। हाँ हाँ भैया, उंगलियों पे रंग लगा हुआ है, होली खेल कर आए हैं। आपने तो नाक में दम कर दिया, पढ़ तो रहे नहीं हो, उंगलियों पे रंग लगा है, उंगलियों पे रंग लगा है। पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो, उंगलियों पे ध्यान है तुम्हारा। 3 और 7, 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15, है ना। 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15। अच्छा इस क्वेश्चन को एक मेथड से और कर सकते थे हम, पता है कैसे कर सकते थे। हर दो विपरीत सतहों का योग कितना है 7, 7 7 7 7 चौक 28, 28 में से ऊपरी सतहों का योग कितना है 13। तो बेटा 28 में से 13 घटा दो, तो बेटा निचली सतह का योग सीधा निकल आएगा 15, सीधा 15 आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा क्या दिक्कत है, ये ब्लू सरफेस है और ये भी ब्लू सरफेस है, ये दोनों सेम सरफेस है। हमें पता है ब्लू के साथ में ग्रीन सरफेस है, हमें पता है ब्लू के साथ में ग्रीन सरफेस है, तो हम ब्लू के साथ में ग्रीन कर देंगे ना, क्योंकि येलो तो बेटा यहां पर है तो डेफिनेटली ग्रीन यहां पर होगी, क्योंकि ब्लू से ग्रीन सरफेस जुड़ी हुई है, तो हमें ब्लू के साथ ग्रीन को जोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा ग्रीन से वॉयलेट सरफेस जुड़ी हुई है, तो हमने ग्रीन से वॉयलेट सरफेस को जोड़ दिया, हमने ग्रीन से वॉयलेट को जोड़ दिया। अब बची कौन सी सरफेस, रेड, तो ये होगी रेड सरफेस बस। तो रेड के एडजेसेंट कौन से हैं, वॉयलेट एंड ऑरेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। आपको बताना है इन कथन में से कौन सा ऐसा कथन है, ऐसा कौन सा कथन है जो 100% ट्रू है। इन कथन में से ऐसा कौन सा कथन है जो 100% ट्रू है। पॉसिबिलिटी नहीं बतानी है आपको, आपको 100% ट्रू कंक्लूजन पहचानना है, 100% ट्रू कौन सा है। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि एक संख्या 2 4 और 6 से सटी हुई है ना, इफ इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6, ठीक है, if 1 is adjacent to 2 4 and 6 then which of the following statement is necessarily true।
अच्छा एक बात बताओ, 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6, आप मुझे बता सकते हो विच नंबर इज अपोजिट टू 1? एक के विपरीत कौन सी संख्या है? सर जो सटे हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते। 2, 4, 6 ये तीनों ही नंबर 1 से सटे हुए हैं, तो ये 1 के अपोजिट नहीं हो सकते। 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। भाई 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा, क्योंकि 2, 4, 6 ये तीनों ही नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, तो इनमें से कोई भी 1 के अपोजिट नहीं जाएगा। तो 1 के अपोजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। तो 2 इज अपोजिट टू 6, क्या 2 बेटा 6 के विपरीत है? क्या 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है? सर ये बात पॉसिबिलिटी है, संभावना। 2 6 के विपरीत हो भी सकता है और नहीं भी। 1 इज एडजेसेंट टू 3, बेटा 1 3 के एडजेसेंट है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पूछो क्यों? क्योंकि 1 3 के एडजेसेंट भी हो सकता है और 1 3 के अपोजिट भी हो सकता है। 3 इज अपोजिट टू 5, क्या बेटा 3 और 5 कभी एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं? नेवर। ये 100% फॉल्स है। 3 और 5 कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, कभी भी। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये खुद एक दूसरे के विपरीत हो गए तो फिर 1 के अपोजिट क्या होगा? अगर ये खुद एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो फिर 1 के अपोजिट क्या होगा? इसीलिए खुद कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते, नेवर। और जो नंबर कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा सकते वही तो नंबर एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। डाइस में जो अपोजिट नंबर्स नहीं है वही एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो 3 और 5 हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे, ये बात 100% ट्रू है। ये एक दूसरे के एडजेसेंट हमेशा रहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। पासे में जो संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं वही एक दूसरे की एडजेसेंट होती हैं, और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं है। जैसे कि ये डाइस है, आप जानते हो कि लेटर ए के अपोजिट लेटर डी है, तो बेटा ए और डी कभी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते, चाहे इसको कैसे भी घुमा लो। ए और डी हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। अच्छा बेटा जो लेटर बी है, जो लेटर बी है और जो लेटर ए है ना, बी और ए, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। बेटा ये जो 1 इज एडजेसेंट टू 3, मैंने कब कहा क्यों नहीं हो सकता? 1 3 के एडजेसेंट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना, बट ये डेफिनेट आंसर नहीं है। ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है। पूछो क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि 1 3 के एडजेसेंट हो। मान लो 1 3 के अपोजिट हो गया तो भाई 1 3 के अपोजिट भी तो हो सकता है। तो ये सिर्फ संभावना है कि 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, इफ 1 इज अपोजिट टू 5, 2 इज अपोजिट टू 3। देखो ये कह रहे हैं कि 1 के अपोजिट क्या है, 5 है। 1 के अपोजिट 5 है और 2 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट 3 है। अगर बेटा 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 3 है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा? सर अगर 1 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 3 है, तो पता है 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट 6 होगा, है ना। अगर 1 5 अपोजिट है, 2 3 अपोजिट है, तो 100% 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट 6 होगा। अब आप आंसर दो बेटा। 4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6, आप खुद बताओ।
4 इज एडजेसेंट टू 3 एंड 6। बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात 100% ट्रू है कि 4 3 के एडजेसेंट होगा, लेकिन 4 6 के भी एडजेसेंट होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आधी बात सही, आधी बात गलत। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 6, बेटा 2 इज एडजेसेंट टू 4, 100% ट्रू है। 2 इज एडजेसेंट टू 4 एंड 2 इज एडजेसेंट टू 6, बिल्कुल सही है। भैया 2 के विपरीत 3 है, 3 को छोड़कर 2 सबके निकट है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कौन कौन से नंबर्स हैं जो 2 के निकट हैं, तो जो विपरीत नंबर है उसको तो छोड़ दो। विपरीत क्या है? 3, 3 को छोड़ दो, तो बाकी के जितने भी नंबर बच गए ना, 1 4 5 6, ये सारे नंबर बेटा 2 के निकट हैं। अपोजिट को छोड़कर सब एक निकट होते हैं। 4 इज एडजेसेंट टू 5, ये बात 100% ट्रू है। 4 इज एडजेसेंट टू 5, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। 4 इज एडजेसेंट टू 6। 6 इज एडजेसेंट टू 3, ये बात 100% ट्रू है। 6 इज एडजेसेंट टू 3, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि 6 इज एडजेसेंट टू 4, क्योंकि 6 और 4 तो अपोजिट है। जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 59, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5, आप लोग सिर्फ ये बता दो फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। अगर आपको 1 के अपोजिट पता चल गया तब आप आंसर दे दोगे बेटा। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 एंड 5, इसका मतलब 1 के अपोजिट 4 और 6 में से कोई एक नंबर होगा। अब आप आंसर दो अपने क्वेश्चन का, है ना? अब आप आंसर दो, क्या आंसर? आज बेटा ये चैप्टर खत्म। जी हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा निपटा देंगे आज हम। यदि एक संख्या 2 3 और 5 के निकट है, अगर बेटा 2 3 5 के निकट है एक, तो एक के विपरीत या तो 4 होगा या 6 होगा। 4 6 में से कोई एक ऐसा नंबर है जो एक के विपरीत है। तो पहला क्वेश्चन है 4 6 के समीप है। 4 और 6 एक दूसरे के समीप होंगे, ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि 4 6 के निकट होगा। क्यों? क्योंकि 4 6 के कभी विपरीत नहीं जा सकता, तो विपरीत नहीं जा सकता तो वो निकट होगा। 2 इज एडजेसेंट टू 5, ये पॉसिबिलिटी है कि 2 और 5 एक दूसरे के निकट है। 1 और 6 निकट है, ये भी संभावना है, क्योंकि अगर 1 के विपरीत 4 है तो 1 और 6 निकट है, लेकिन अगर 1 के विपरीत 6 है तो फिर 1 और 6 निकट नहीं होंगे, तो ये संभावना है। 1 इज एडजेसेंट टू 4, बेटा 1 4 के एडजेसेंट है, ये भी संभावना है। क्यों? क्योंकि 1 4 के एडजेसेंट भी हो सकता है, 1 4 के अपोजिट भी तो हो सकता है। ठीक है, तो बाकी की जो तीनों कथन है ये संभावना है। बाकी के तीनों कथन क्या हो गई? संभावना हो गई। तो अपोजिट टू 1 इज ईदर 4 और 6, इसका मतलब 4 और 6 एक दूसरे को टच करेंगे, वो कभी खुद एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा दे। यदि 1 2 के विपरीत है और 3 और 4 के निकट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ बेटा। यदि 1 2 के विपरीत है, अच्छा 1 के विपरीत क्या है सर? 1 के विपरीत 2 है, और 1 किस किस के निकट है? 3 और 4 के। ये सेंटेंस बेटा देने की जरूरत ही नहीं थी, ये सेंटेंस देने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? अगर आपने सिर्फ इतना दिया है कि 1 2 के विपरीत है, तो इसका मतलब है कि 1 के निकट क्या होगा? ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि 1 के निकट क्या है और 2 के निकट क्या है, ये अंडरस्टूड है। पूछो क्यों? क्योंकि 1 के विपरीत 2 है, तो 2 को छोड़कर जितने भी नंबर बच गए वो सब 1 के निकट है। 3 4 5 6 है ना? 2 के विपरीत 1 है, 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बचे सब 2 के निकट है। 3 4 5 6, है ना? हाँ जी। तो 2 इज एडजेसेंट टू 6, क्या 2 6 के निकट है?
2 इज एडजेसेंट टू 6, 100% ट्रू है कि 2 6 के निकट है, क्योंकि 2 के विपरीत 1 है। बेटा अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी सब उसके एडजेसेंट होते हैं। जैसे ए है ना, ए, लेटर ए के अपोजिट कौन सा लेटर है? डी। तो ए के विपरीत डी है। अब बेटा डी को छोड़कर जितने भी लेटर बच गए सभी ए को टच करेंगे। बेटा बी भी टच करेगा, सी भी टच करेगा, ई भी टच करेगा और एफ भी टच करेगा। सारे लेटर ए को टच करेंगे अपोजिट को छोड़ दे तो अपोजिट को छोड़ने के बाद जो बची 4 सरफेस है चारों वो टच करती हैं उसको। 3 इज एडजेसेंट टू 4, बेटा 3 और 4 एक दूसरे के निकट हैं या अपोजिट हैं? ये संभावना है, पॉसिबिलिटी, हमें नहीं पता, हो भी सकते नहीं भी। 4 इज एडजेसेंट टू 6, 4 और 6 निकट है, बेटा ये भी संभावना है, हो भी सकते और नहीं भी। 3 इज एडजेसेंट टू 5, ये भी संभावना है, हो भी सकते और नहीं भी। लेकिन जो 100% ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ पहला ही ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हर बच्चे को देना है, वो भी बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। यदि 2 3 के विपरीत है, यदि 2 3 के विपरीत है, तो अब आप ये बता दो 2 के निकट कौन कौन सी सरफेस है और 3 के निकट कौन कौन सी सरफेस है। तब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 के निकट बेटा क्या होगा? 3 को छोड़कर सारी सरफेस 2 के निकट है। 3 को छोड़कर 1 4 5 6, 3 के निकट क्या होगा? 2 को छोड़कर, यानी कि 1 4 5 6। ये 1 4 5 6 बेटा 2 के भी निकट है, 3 के भी निकट है। 1 इज अपोजिट टू 5, क्या 1 और 5 एक दूसरे की विपरीत है? संभावना है, हो भी सकते और नहीं भी। 4 इज अपोजिट टू 6, बेटा ये भी संभावना है, हो भी सकते और नहीं भी। 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6, बेटा 4 इज एडजेसेंट टू 2, ये बात तो 100% ट्रू है, लेकिन ये बात संभावना है कि 4 6 के एडजेसेंट है कि नहीं है। अच्छा, 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3, ये बात 100% ट्रू है कि 1 2 के भी एडजेसेंट है और 1 3 के भी एडजेसेंट है। तो जो 1 है वो दोनों के एडजेसेंट है। यही बात है जो पूर्णतः सत्य है। ये आधी सही थी और आधी संभावना थी, ये संभावनाएं हैं। हमें वो स्टेटमेंट चाहिए जो 100% ट्रू हो। ठीक है, 100% ट्रू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62, और ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। यहां पर 6 पासे दिए गए हैं। द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। इसका मतलब क्या है कि हर पासे में अपोजिट सरफेस का सम कितना है? हर पासे में अपोजिट सरफेस का सम है 7। इसका मतलब दीज ऑल आर स्टैंडर्ड डाइस। ये सभी के सभी क्या हैं? दीज ऑल आर स्टैंडर्ड डाइसेस, दीज ऑल आर स्टैंडर्ड डाइसेस, ये सभी के सभी मानक पासा हैं, सभी के सभी मानक पासा हैं।
अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सभी के सभी बेटा मानक पासा हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करोगे। ये जो 6 फिगर आपके सामने है, ये 6 की 6 मानक पासा है, ये पहले ही हमें बताया गया है। बेटा 61 में जो सी ऑप्शन था ना, वो आधा तो सही है लेकिन आधी संभावना है। आखिरी वाला जो पार्ट था ना, वो संभावना है, वो कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, वो डेफिनेट नहीं है। हेलो, मेरे भाई, मेरे दोस्त, 61 में सी इसलिए नहीं आएगा, 4 इज एडजेसेंट टू 2। 4 2 के एडजेसेंट है, बिल्कुल सर, 100% 4 2 के एडजेसेंट है। लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ो, 4 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 6। बेटा 4 2 के भी एडजेसेंट होना चाहिए और 4 6 के भी एडजेसेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो 4 है ना, वो 6 के एडजेसेंट है कि नहीं है, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, इस रीजन की वजह से। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन है कि जो पहला दूसरा तीसरा पासा है, जो पहला दूसरा और जो तीसरा पासा है, हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। पहले दूसरे तीसरे पासे के जो बॉटम फेस है ना, बॉटम फेस, उस पर जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, इवन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है कौन सी। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलेगा। 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये मानक पासा है सारे। 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। तो बेटा 5 2 6 1, 5 2 6 1 तो निकाल दो। 5 2 6 1 बचा क्या, 3 4। अब 3 4 में इवन क्या है, 4, तो इसलिए 4 नीचे होगा, 3 ऊपर होगा, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डॉट्स होनी चाहिए नीचे। बेटा 3 ये है, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, तो 3 4 5 2 हटा दो। 3 4 5 2 हटा दोगे तो बचेगा 6 1, और 6 1 में इवन नंबर कितना है, इवन नंबर है 6, तो 6 नीचे 1 ऊपर, है ना। 2 के विपरीत होगा 5, 6 के विपरीत होगा 1, तो 2 5 6 1 हटा दो, बचा गया 3 4। 3 4 में इवन क्या है, 4 नीचे 3 ऊपर।
तो बेटा इफ द डाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। तो बेटा पहले दूसरे तीसरे पासे की ऊपरी सतहों पर बिंदुओं का योग कितना है। तो कितना योग है बिंदुओं का, 3 और 1 4 और 3 7। तो 7 आंसर आ गया हमारा। कितना आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। हाँ जी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लो बस, और ये इस पासे का आखिरी क्वेश्चन, और अब पासे की संपूर्ण सेवा समाप्त। अब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेटेड टू डाइस। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बच जाए। दुनिया का हर क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो चुके हो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के बंद हो चुके हैं, इसलिए अब आप कमेंट्स तो कर नहीं पाओगे, लेकिन आप मुझे आंसर दो, मैं आप लोगों की फीलिंग समझ लूंगा। ठीक है, हाँ जी, मुझे आपकी फीलिंग समझ आ जाएंगी, चिंता मत करो, आप लोग बस आंसर्स दो। If the dice first, second and third have even number of dots on their bottom faces। बेटे पहले दूसरे तीसरे पासे में बॉटम फेसेस पे इवन नंबर ऑफ डॉट्स है, इवन डॉट्स। तो 5 2 6 1 बचा 3 4, 4 नीचे 3 ऊपर, इवन नीचे 3 4 5 2, 3 4 5 2, तो बचा 6 1, 6 में इवन नीचे ऑड ऊपर। बेटा 2 5 6 1, तो बचे 3 4, 3 4 में इवन 4 है, 4 नीचे 3 ऊपर। चलिए, एंड द डाइस 4 5 6 हैव ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। और बेटा ये जो 4 5 6 है, इनके टॉप फेसेस पे जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं, ऑड। तो 5 2 3 4, 5 2 3 4 बचा गया 6 1, 6 1 में ऑड नंबर कितनी है, 1। अच्छा 6 1 5 2 बचे क्या, 3 4, 3 4 में ऑड नंबर कितना है, 3, क्योंकि ऑड नंबर को ऊपर लेना है। 4 3 2 5 बचा क्या, 6 1, 6 1 में ऑड कितना है, 1। देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेस डॉट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। तो बेटा इनकी टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है, 7, 3 और 1 4 और 3 7। ये टोटल डॉट्स कितनी है, 3 और 1 4 और 1 5। और इन दोनों का अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर कितना है, 2। और इसी के साथ पासे की संपूर्ण सेवा हो चुकी है समाप्त। कल नया दिन, नई शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल।